पिछले 3 महीनों से हर रात मुझे एक ही सपना आता था। सपने में एक बेहद खूबसूरत महिला असुर सम्राट यानी एक लेडी डीमन लॉर्ड मेरे प्यार में पागल थी। वो दुनिया के लिए जितनी क्रूर थी, मेरे लिए उतनी ही कोमल। मुझे लगा कि शायद काम के तनाव की वजह से ये सब दिमाग की उपज है, इसलिए मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज जैसे ही मैं दफ्तर से घर लौटा और दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सोफे पर वही काले कपड़ों वाली महारानी बैठी थी। गोद में एक छोटा सा बच्चा था और चेहरे पर आंसू। मेरे माता पिता का चेहरा गुस्से से नीला पड्डी टीटीच चुका था। मुझे देखते ही वो रुआंसी आवाज में चिल्लाई, स्वामी, हमें यहां अकेला छोड़कर क्यों चले आए? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पिताजी ने अपना जूता हाथ में उठा लिया। अब आप ही बताइए, क्या भागने का कोई रास्ता बचा है? मेरा नाम नील है। मैं एक मामूली सा ऑफिस जाने वाला लड़का हूं जिसकी जिंदगी मेट्रो की भीड़ और फाइलों के बीच गुजरती थी। मेरी बेरंग दुनिया में बस एक ही चीज अजीब थी। वो 3 महीने के हसीन सपने, जहां वो औरत मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। पर मुझे क्या पता था कि वो हकीकत बनकर मेरे ड्राइंग रूम में नमूदार हो जाएगी। उसकी याद आते ही दम घुटने लगता है। वो हमेशा काले रंग की एक लंबी प्राचीन पोशाक में होती थी। उसकी आंखों के कोनों पर एक छोटा सा गहरा लाल तिल था जो किसी को भी मदहोश कर दे। सपने में जब भी वो आती, मुझे बादलों से घिरे उस बिस्तर पर ले जाती और मेरे कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाती, स्वामी, इस महीने कितनी बार। वो एहसास इतना असली था कि डर लगने लगता था। हर सुबह जब मेरी आंख खुलती, तो मेरा शरीर पूरी तरह टूट रहा होता, जैसे सच में रात भर सोया न हो। मुझे शक होने लगा था कि कहीं मुझ पर कोई साया तो नहीं। पर डॉक्टर ने चेकअप के बाद कह दिया कि सब नॉर्मल है। मैंने भी खुद को यही समझाया कि शायद अकेलेपन की वजह से मेरा दिमाग ये परफेक्ट बीवी की कल्पना कर रहा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात मैं 9 बजे तक ऑफिस में था। थका हारा, टूटा हुआ शरीर लेकर जैसे ही घर पहुंचा और दरवाजे के ताले में चाबी घुमाई, अंदर से एक औरत की आवाज आई। वो आवाज जानी पहचानी थी। अंदर से रोने की और किसी छोटे बच्चे के ऊ आ करने की आवाजें आ रही थी। मैं तो वहीं जम गया। मुझे लगा शायद गलती से किसी और के फ्लैट में घुस गया हूं। पर ऊपर देखा तो गेट पर नंबर मेरा ही था। भाई, मेरी मम्मी तो रिटायरमेंट के बाद मोहल्ले की चुगलियाओं तक छोड़ चुकी हैं। फिर घर में यह बच्चा कहां से आया? जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर मेरे तो तोते उड़ गए। सामने सोफे पर वही सपनों वाली रानी बैठी थी। काली ड्रेस, कमर तक लंबे बाल और वही आंख के पास वाला खूनी लाल तिल। उसे देखते ही मेरी टांगें कांपने लगी। वो बड़े प्यार से गोद में एक नन्हे से बच्चे को थपथपा रही थी। और गजब तो देखो, मेरी मम्मी जो बात बात पर मुझे बेलन मारती है, वो बड़े प्यार से उसे टिश्यू पेपर पकड़ा रही थी। वहीं मेरे पिताजी साइड में ऐसे खड़े थे जैसे उनके ऊपर अभी अभी बिजली गिरी हो। चेहरा एकदम कोयले जैसा काला। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज हुई, तीनों ने एक साथ मुड़कर मुझे देखा। उस औरत की आंखों में आंसू भर आए और वो सिसकते हुए बोली, स्वामी, आ गए आप। देखिए, हमारा बच्चा कब से अपने पिता को ढूंढ रहा है। कसम से, उस वक्त मुझे लगा कि धरती फटे और मैं अंदर समा जाऊं। मम्मी ने तो वहीं से चिल्लाकर कहा, क्यों रे ओ लाट साहब, ये सब गुल खिला रहा था बाहर और हमें बताया तक नहीं कि हम दादा दादी बन गए हैं। पापा तो बस अपनी चप्पल उतार रहे थे। भाई साहब, मुझे लगा आज तो मेरा गेम ओवर पक्का है। यकीन मानिए, उस वक्त मेरी हालत उस मीम जैसी थी। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। उसकी आंखें तो देखते ही देखते लाल हो गईं और आंसू ऐसे टपकने लगे जैसे सावन की झड़ी लग गई हो। फिर उसने अपनी आवाज निकाली, वही आवाज जो मेरे सपनों में गूंजती थी। सिसकते हुए बोली, स्वामी, आखिर आप आ ही गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कसम से भाई, मेरा तो दिमाग ही हैंग हो गया। जैसे विंडोज का पुराना कंप्यूटर जवाब दे जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही। मैंने सोचा, स्वामी, ये मुझे बुला रही है क्या? भाई, मैं तो यहां मेट्रो के धक्के खा रहा हूं और ये सीधा घर पहुंच गई। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता, मेरे पिताजी का ज्वालामुखी फट गया। वो दहाड़ते हुए मेरी तरफ लपके, ओए नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू घर वापस आ गया।
उनके हाथ में वही खानदानी नीली वाली चप्पल थी जो सीधा मेरे माथे का निशाना ले रही थी। मैं तो बंदर की तरह पीछे उछला। अरे पापा, रुको तो सही, ये माजरा क्या है? ये हो क्या रहा है? मम्मी ने बीच में आकर पापा का हाथ पकड़ा और मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मैंने कोई बैंक लूट लिया हो। वो बड़ी मायूसी से बोली, नील बेटा, इस लड़की ने सब बता दिया है। ये कह रही है कि ये तेरी पत्नी है और ये बच्चा भी तेरा है। तू इतना गिर जाएगा कि शादी करके बच्चा भी कर लिया और हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी। अब मेरी जो हालत थी, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरा दिल कह रहा था, भाई ये क्या सीन है? ये तो वही मीम हो गया। ये क्या बदतमीजी है? मैंने हकलाते हुए कहा, मम्मी कसम से, मैं तो इसे जानता तक नहीं। ये तो बस मेरे सपनों में आती थी। जैसे ही मैंने सपनों वाली बात बोली, पापा ने फिर से चप्पल तान ली। उन्हें लगा मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं। मैंने चिल्लाकर कहा, मम्मी कसम गंगा मैया की, मैं इस औरत को जानता तक नहीं हूं। पर भाई, वो महारानी तो और भी तेज रोने लगी। उसने उस छोटे से बच्चे को ऊपर उठाया और सिसकते हुए बोली, स्वामी, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे नहीं जानते? ये देखिए, ये आपका और मेरा खून है। इसकी आंखें और नाक तो देखिए, बिल्कुल आप पर गई हैं। जैसे ही मेरी नजर उस बच्चे पर पड़ी, भाई कसम से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्चे की छोटी सी नाक और आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं, जैसी मेरी बचपन की फोटो में है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा मिनी वर्जन फोटो कॉपी करके सोफे पर बिठा दिया हो। मेरे पापा ने जब ये देखा, तो उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब क्या बोलेगा बे? सबूत तो तेरे सामने बैठा है, अब भी मुकरेगा? मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने हकलाते हुए पूछा, अरे भाई, पर ये हुआ कैसे? चलो मान लिया कि सपना सच है, पर सपने में कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? क्या वहां भी कोई ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम है क्या? उस औरत, जिसका नाम जिरी था, ने अपने आंसू पोंछे और बड़े सीरियस होकर बोली, स्वामी, हम असुरों की रीत इंसानों से अलग होती है। हमें शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बीच जो 3 महीने तक रूहानी रिश्ता बना, उसी से ये नन्हा राजकुमार पैदा हुआ है। ये सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। मतलब भाई, अब सपने देखने पर भी टैक्स और बच्चा दोनों मिल रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो वो वाला मीम हो गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? मेरे तो पैर कांपने लगे। मुझे लगा अब तो सीधा जेल जाना पड़ेगा या फिर इस असुर रानी के साथ पाताल लोक। ये बच्चा खुद ब खुद पैदा हुआ है। उसने बहुत ही धीरे से कहा और बच्चे के कपड़े का एक कोना हटाया। बच्चे के सीने पर एक छोटा सा काले रंग का कमल बना हुआ था। वो बोली, ये हमारे शाही खानदान की निशानी है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता, तो आप अपना खून इस पर डालकर देख लीजिए। सब सच सामने आ जाएगा। उसकी बातें और उस बच्चे की सूरत देखकर, जो बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी लग रहा था, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। मतलब हद है, मैंने ना सिर्फ एक डेविल क्वीन के साथ वक्त बिताया, बल्कि मेरा एक बच्चा भी हो गया। और मुझे लगा कि ये सब बस एक सपना था। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना बड़ा धोखेबाज हूं? मेरे पापा को भी अब उसकी बातों पर यकीन होने लगा था। उन्होंने बहुत दुखी होकर मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, इस बेचारी लड़की ने तेरे बच्चे को जन्म दिया और तू यहां अनजान बनकर छुपता फिर रहा है। हमारे खानदान में तेरे जैसा गैर जिम्मेदार आदमी पैदा होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। पापा फिर से मुझे पीटने के लिए हाथ उठाने ही वाले थे कि मम्मी ने बीच बचाव किया और बोली, अरे बस भी करो अब, पहले उसे अंदर तो आने दो। दरवाजे पर खड़े होकर तमाशा बनाना क्या अच्छा लग रहा है? उन्होंने उस लड़की यानी चिरी का हाथ पकड़ा और उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। फिर मुझे आंख मारते हुए इशारा किया, अब वहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इधर आ और अपनी बेटी को देख। मैं बिल्कुल किसी रोबोट की तरह धीरे धीरे उनके पास गया। मेरा दिमाग अभी भी पूरी तरह सुन्न था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जिरी ने बहुत प्यार से उस बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, स्वामी, इसे अपनी गोद में लीजिए। इसका नाम लिन शियाओ मो है। मैंने घबराते हुए उस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में लिया। वो बहुत ही हल्की और छोटी सी थी।
उसकी आंखें बंद थीं और मुंह से छोटे-छोटे बुलबुलें निकाल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे छुआ, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और मुझे देखकर एक प्यारी-सी मुस्कान दी। उस एक पल में पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, मेरा सारा गुस्सा और डर गायब हो गया। उसे देखकर मेरा मन अंदर से एकदम पिघल गया। मुझे एहसास होने लगा कि क्या ये वाकई सच है? क्या ये वाकई मेरी बेटी है? मेरा और इस असुर रानी का बच्चा। जिरी मेरे पास आकर बैठ गई और सिसकते हुए धीरे से बोली, जब से छोटी मो पैदा हुई है, स्वामी आपने हमारे सपनों में आना ही छोड़ दिया। मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे बच्चे को लेकर इस दुनिया में आना पड़ा। हमारे कबीले के बुजुर्ग कहते थे कि इंसान बहुत मतलबी होते हैं, वे साथ निभाना नहीं जानते। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि स्वामी आप भी। वह आगे कुछ बोल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसकी हालत देखकर मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने अपना सिर झुका लिया। अब मामला यह था कि मैंने अनजाने में ही सही, पर एक माँ और उसके बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया था और वे मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे। मेरे पापा ने मुझे बहुत गुस्से में घूरा और पूछा, अब बता, आगे का क्या इरादा है? क्या करने वाला है तू? मम्मी भी बहुत गंभीर हो गई और बोली, नील, ये सब सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, पर यह बच्चा सच है। अब तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। मैंने अपनी गोद में खेल रही उस नन्ही सी जान की तरफ देखा। वो छोटी सी बच्ची मेरी उंगली पकड़कर अपने नन्हे से मुंह में दबाने की कोशिश कर रही थी। उसके नरम मसूड़ों का वो एहसास सीधा मेरे दिल को छू गया। फिर मैंने पास बैठी जिरी की तरफ देखा, जो झाड़-झाड़ रो रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, जैसा मैं रोज सपनों में देखता था, बल्कि हकीकत में तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो जिरी, तुम पहले रोना बंद करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। बस बात यह है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जिरी ने अपनी आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक डर भी था और एक उम्मीद भी, जैसे कोई छोटा सा मासूम जानवर हो जिसे डर हो कि कहीं उसे छोड़ न दिया जाए। उसने धीरे से पूछा, तो अब जब स्वामी को सब पता चल गया है, तो क्या आप हमें यहां से निकाल देंगे? उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने झट से कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये मेरा बच्चा है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। कहने को तो मैंने कह दिया, पर अंदर ही अंदर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। मैंने सोचा, भाई, जिम्मेदारी उठाऊंगा तो सही, पर कैसे? मैं ठहरा एक मामूली सा नौकरी पेशा आदमी जो खुद का खर्चा मुश्किल से चला पाता है। अब ऊपर से ये असुर रानी और ये छोटा सा बच्चा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोली, जिरी का चेहरा खुशी से चमक उठा। जैसे ही जिरी की आंखों में वो चमक आई, मुझे समझ आ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पापा का गुस्सा भी अब थोड़ा शांत हुआ। वो बोले, चलो, कम से कम अब तूने मर्दों वाली बात तो की। मम्मी तो तुरंत काम पर लग गई और घर की सेटिंग के बारे में सोचने लगी। वो बोली, चलो, अब जो हुआ सो हुआ। फिलहाल जिरी और बच्चा यहीं रुकेंगे। नील, तेरा कमरा काफी बड़ा है। तू फिलहाल जमीन पर बिस्तर लगा लेना और ये दोनों बेड पर सो जाएंगे। कल सुबह जाकर मैं एक बढ़िया सा पालना खरीद लाऊंगी। मैं तो सन्न रह गया। मैंने हकलाते हुए कहा, क्या? मेरे कमरे में? तभी जिरी के गाल थोड़े गुलाबी हो गए और उसने नीची नजरों से मुझे देखते हुए धीरे से कहा, स्वामी, जब हम अपनी दुनिया में थे, तब तो हम कई महीनों तक एक साथ ही रहते थे। अब यहां आकर आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? भाई साहब, उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मेरा मन किया उसे चिल्लाकर बोलूं कि भाई, सपना अलग होता है और हकीकत अलग। पर तभी मैंने देखा कि मम्मी और पापा मुझे शक भरी नजरों से देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अब क्या नया बहाना है तेरे पास? अब मम्मी पापा जिस तरह मुझे घूर रहे थे, मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, तो फिर आज से ये यहीं रुकेंगे। तो बस उसी रात मेरे छोटे से घर में दो नए मेहमान आ गए, एक बड़ी और एक छोटी। मेरा कमरा पहले किसी कबाड़ खाने जैसा लगता था, पर मम्मी की वो डरावनी नजरों के डर से मुझे रातों रात सफाई करनी पड़ी और जमीन पर अपना बिस्तर लगाना पड़ा।
चिरी बड़े कौतूहल से मेरे कमरे को देख रही थी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और मासूमियत से बोली, स्वामी, आपका ये महल तो बहुत छोटा है। इतना छोटा कि मेरी दुनिया में तो इससे बड़ा हमारा नहाने का कमरा, बाथरूम होता था। उसकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने चिढ़ते हुए कहा, देखो, ये इंसानों की दुनिया है और यहाँ जमीन बहुत महंगी है। रहने को जगह मिल रही है, यही बहुत है। उसने समझदारों की तरह सिर हिलाया और फिर बड़े आराम से छोटी मोह को मेरे बिस्तर पर लिटा दिया। वो बोली, अब इसके सोने का समय हो गया है। क्या स्वामी इसके लिए कोई सुरीली लोरी गाएंगे? ये सुनते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कहा, भाई, मेरी आवाज इतनी खराब है कि लोरी सुनाई तो ये बच्ची डर के मारे रोने लगेगी। मेरी बात सुनकर छिरी हल्का सा मुस्कुराई और खुद ही एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी धुन गुनगुनाने लगी। उस धुन को सुनते ही छोटी अम्मो ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और बड़े आराम से सो गई। चिरी का चेहरा उस वक्त इतना शांत और प्यारा लग रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, तो ये बताओ, वो जो मुझे सपने आते थे, क्या वो सब तुम्हारा ही किया धरा था? चिरी ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, हमारी दुनिया और इंसानों की दुनिया के रास्ते कब के बंद हो चुके हैं। सिर्फ सपनों के जरिए ही एक दूसरे से जुड़ा जा सकता था। सच तो यह है कि मैं बस ये देखना चाहती थी कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा। लेकिन इतना कहते ही उसके गाल फिर से लाल हो गए। वो आगे बोली, स्वामी, आपकी रूह इतनी जादुई और आकर्षित करने वाली थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसकी बात सुनकर मेरे तो कान गर्म हो गए। मैंने मन ही मन सोचा, भाई, मतलब मेरा जलवा इंसानों में ना सही, असुरों की दुनिया में तो जबरदस्त है। तभी वो अचानक मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक दिखी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, स्वामी, आप इस बात के लिए मुझसे नाराज तो नहीं है ना कि मैंने आपको पाने के लिए जादू का सहारा लिया? मैं तो इतना डर गया कि झटके से पीछे हट गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा तो फायदा ही हो गया है। जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला, मेरा मन किया कि खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारूं। भाई, ये मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं? लेकिन जिरी ये सुनकर बहुत खुश हुई और खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। उसने पूछा, तो क्या स्वामी मुझे पसंद करते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे सपनों में करते थे। उसका वो खूबसूरत चेहरा मेरे इतना करीब था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ, पसंद तो करता हूं। इतना कहना ही था कि उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा और करीब आकर बोली, तो फिर स्वामी आज रात बिस्तर पर मेरे साथ ही सोई है ना? ये जमीन वाला बिस्तर बहुत सख्त है, मुझे इसकी आदत नहीं है। जैसे ही वो मुझसे सटकर बैठी, मुझे बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसा सपनों में होता था। भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई। ऐसा लगा जैसे अभी नाक से खून निकल जाएगा। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, देखो, ये ठीक नहीं है। बच्चा भी तो पास में ही सोया है। जिरी ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई और बोली, वो तो सो रही है। और वैसे भी आप इंसानों में ही तो कहा जाता है ना कि थोड़ी सी जुदाई प्यार को और बढ़ा देती है। इतना कहते हुए उसकी उंगलियां धीरे से मेरी बाहों पर सरकने लगी। उसने जैसे ही मेरे सीने को छुआ, ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। मेरा दिमाग कह रहा था कि भाई रुक जा, मना कर दे, पर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। बिल्कुल जब मैं हार मानने ही वाला था, तभी दरवाजे के बाहर से मम्मी के खांसने की आवाज आई। मम्मी बाहर से ही चिल्लाई, नील, झिरी को जल्दी सोने दे। बेचारी अभी अभी माँ बनी है, उसे आराम करने दे। ज्यादा परेशान मत कर उसे। मम्मी की आवाज सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने डूबते को तिनका दे दिया हो। मैंने झट से उसे खुद से दूर किया और कहा, हाँ हाँ, मम्मी सही कह रही हैं। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर ही ठीक हूं। चिरी ने थोड़ा सा मुंह बनाया, जैसे उसे मेरी बात पसंद ना आई हो, पर वो चुपचाप लेट गई। मैंने लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर लेट गया, पर मेरा दिल अब भी इंजन की तरह धड़क रहा था। भाई, ये सब कितना फिल्मी है। एक झटके में मेरी असुर रानी बीवी भी आ गई और एक बेटी भी। और बीवी भी ऐसी कि एक पल के लिए दूर नहीं होना चाहती।
इसे चट मंगनी पट ब्याह कहते हैं या चट सपना पट ब्याह, समझ नहीं आ रहा। अगली सुबह मेरी नींद किसी के रोने की आवाज से खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो चिरी बेचारी परेशान होकर छोटी मो को गोद में लिए इधर उधर टहल रही थी। मुझे देखते ही वो घबराकर बोली, स्वामी, ये इसे देखिए ना, ये कब से रो रही है, क्या इसे भूख लगी है? मैं हड़बड़ाकर उठा। फिर मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया, पर ये पिएगी क्या? नॉर्मल दूध या फिर तुम्हारी दुनिया वाला कोई जादुई दूध? चिरी बेचारी खुद उलझन में थी। बोली, ये दूध क्या होता है? हमारे यहाँ तो बच्चे जादुई शक्ति वाला दूध पीते हैं, पर इस दुनिया में वो कहाँ मिलेगा? अब हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। आखिर में कोई रास्ता ना देख मैंने मम्मी को आवाज दी। मम्मी कमरे में आई और देखते ही मुस्कुराकर बोली, अरे पागल, ये तो भूख की वजह से रो रही है। रुको, मैं अभी इसके लिए दूध बनाकर लाती हूँ, तब तक इसे संभालो। झिरी बेचारी इतनी घबराई हुई थी कि वो बच्ची को लेकर इधर-उधर भाग रही थी, पर बच्ची का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, रुको, एक बार मुझे दो, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही उसने बच्ची को मेरी गोद में रखा, भाई चमत्कार हो गया। मेरी बेटी ने तुरंत रोना बंद कर दिया और अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से मुझे निहारने लगी। जिरी तो हैरान रह गई। बोली, लगता है इसे अपने पिता से कुछ ज्यादा ही प्यार है। यह सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने कहा, होगी क्यों नहीं? आखिर बेटी किसकी है? तभी मम्मी दूध की बोतल लेकर कमरे में आई, पर अंदर का नजारा देखकर वो वहीं रुक गई। मम्मी ने जैसे ही मुझे उस अनाड़ीपन से दूध पिलाते देखा, उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो बोली, चलो, कम से कम बाप होने का फर्ज तो निभाना सीख रहा है। चिरी पास ही खड़ी होकर बड़े ध्यान से सब देख रही थी। वो हैरान होकर बोली, अच्छा, तो इंसानों की दुनिया में नन्हे राजकुमार ऐसे दूध पीते हैं। दूध पिलाने के बाद मैंने बच्ची को कंधे से लगाकर उसे डकार दिलाई, तो वो बड़े आराम से फिर सो गई। मैंने बड़े गर्व से झिरी की तरफ देखा और कहा, क्यों? देखा फिर? कैसा लगा मेरा टैलेंट? बाप आखिर हूं किसका? मेरी बात सुनते ही जिरी अचानक मेरे करीब आई और उसने मेरे गाल पर एक प्यारा सा किस किस कर दिया। वो चहकते हुए बोली, स्वामी, आप सबसे अच्छे हैं। भाई साहब, मैं तो वहीं बुत बनकर रह गया। मेरा गाल ऐसे तपने लगा जैसे किसी ने वहां अंगारा रख दिया हो। मम्मी ने यह सब देख लिया, पर उन्होंने अनसुना करने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। चिरी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई बहुत अजीब काम किया हो। वो अपना सिर झुकाकर बोली, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? सपनों में तो आप खुद इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मैंने झट से उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। अरे भाई, अब उन सपनों का जिक्र मत करो, वरना यहां फिर से कोई नया धमाका हो जाएगा। आज मेरा ऑफिस जाने का दिन था, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। मुझे फिक्र हो रही थी कि ये असुर रानी और मेरी नन्ही बेटी घर पर कैसे मैनेज करेंगी। आखिर में मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि मैं अपने मम्मी पापा और जिरी को आज की दुनिया के तौर तरीके और जरूरत की चीजें समझा सकूं। पूरा दिन मैंने उन्हें घर की चीजें समझाने में बिता दिया, जैसे टीवी का रिमोट कैसे चलाना है, गैस का चूल्हा कैसे जलता है। पर सबसे जरूरी बात जो मैंने जिरी को समझाई, वो ये कि भाई, गलती से भी कहीं भी जादू मत दिखा देना। मेरे पापा को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई जादूगरनी या असुर है, पर तभी झिरी ने उनके सामने ही एक चाय के कप को सीधा मेंढक बना दिया। पापा तो डर के मारे सोफे से ही गिरते गिरते बचे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। जिरी ने बड़े मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई और पूछा, ससुर जी, क्या आपको मेंढक पसंद नहीं है? रुकिए, मैं इसे वापस वैसा ही कर देती हूँ। और उसने चुटकी बजाते ही मेंढक को फिर से चाय का कप बना दिया। पापा ने अपना सीना पकड़कर चैन की सांस ली और बोले, बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। बाहर किसी के सामने ये सब मत करना, वरना पुलिस और साइंटिस्ट तुझे पकड़कर ले जाएंगे और तुझ पर रिसर्च करेंगे। चिरी ने थोड़ा सा मुंह बनाया और बोली, इंसानों की दुनिया में नियम कायदे बहुत ज्यादा है। मैंने भी उसे बहुत सख्ती से समझाया। देखो जिरी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बाहर बिल्कुल भी जादू नहीं चलेगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो बड़े प्यार से सिर हिलाकर बोली,
स्वामी, आप फ़िक्र मत कीजिए। मैं अपना जादू और अपनी शक्तियाँ सिर्फ़ आपके सामने ही दिखाऊँगी। और इतना कहते ही उसने चुपके से अपनी उँगली मेरी तरफ घुमाई और अचानक मेरे हाथ में जो सेब था, वो देखते ही देखते एक चमकते हुए सितारे में बदल गया। भाई, ये असुर रानी तो फ्लर्ट करने के मामले में भी उस्ताद निकली, लेकिन मज़ाक अपनी जगह। सबसे बड़ा सिरदर्द तो अब शुरू हुआ। छोटी मो का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बनवाना। अब दिक्कत यह थी कि मेरी और जिरी की तो शादी हुई नहीं थी, तो बच्चा कानूनी तौर पर बिना शादी वाला माना जाता। इसके लिए हमें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ता था। खैर, रिपोर्ट में तो कोई शक ही नहीं था। पूरे 99.99% मैच निकला। डॉक्टर भी रिपोर्ट देखकर बोले, भाई कमाल है, ये तो बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी। मैंने अपनी गोद में अपनी उंगली चबाती हुई नन्ही मो को देखा और मेरा दिल खुशी से भर गया। अब पक्का हो चुका था कि ये मेरी ही जान है, मेरी सगी बेटी। जेरी को हमारी दुनिया की मशीनों में बड़ा मजा आ रहा था, खासकर वो अल्ट्रासाउंड की मशीन देखकर। वो उसे बड़े अचरज से देख रही थी कि ये कैसी चीज है जो इंसान के शरीर के अंदर का हाल बता देती है। जब डॉक्टर उसे मशीन के बारे में समझा रहे थे, तो वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। सब सुनने के बाद वो बड़ी मासूमियत से बोली, ये तो हमारी दुनिया के जादुई आईने से भी ज्यादा। उसने जब कहा कि हमारी दुनिया के जादुई आईने से तो ये मशीन कहीं ज्यादा साफ और साफ सुथरी है, तो डॉक्टर बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा शायद ये लड़की बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलती है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मैंने भी बात संभालते हुए कहा, हाँ हाँ सर, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये थोड़ा फिल्मों की शौकीन है। घर लौटते वक्त झिरी बहुत खुश थी। वो बोली, स्वामी, भले ही इंसानों की दुनिया में वो जादुई ताकत नहीं है, लेकिन यहाँ के आविष्कार तो बहुत ही कमाल के हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो पूरी दुनिया की रानी हो। तुम भला इन छोटी मोटी चीजों से क्यों इंप्रेस हो रही हो? उसने बड़े भोलेपन से मेरी तरफ देखा और बोली, स्वामी, हमारी दुनिया में तो बस लड़ाई झगड़ा और मार काट मची रहती है। वो जगह बहुत उबाऊ है। ये दुनिया बहुत रंगीन और मजेदार है। तभी उसकी नजर अचानक खिड़की के बाहर गई और उसने चिल्लाकर पूछा, स्वामी, वो चमकती हुई चीज क्या है? मैंने देखा, वो एक बड़ी सी ज्वेलरी की दुकान थी। चिरी की आंखें चमक उठी। वो बोली, हमारी दुनिया में जब कोई किसी को अपना दिल देता है, तो उसे काला पत्थर यानी ब्लैक स्टोन दिया जाता है। क्या स्वामी मुझे इस दुनिया का कोई गहना तोहफे में देंगे? मैंने जैसे ही दुकान के शोकेस में लगी उन चीजों की कीमत देखी, भाई साहब, वहां इतने जीरो, शून्य लगे थे कि मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस हार की कीमत पर इतने सारे जीरो देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने किसी तरह बात टालने की कोशिश की और कहा, अगली बार जब सैलरी आएगी ना, तब देखेंगे। झिरी का चेहरा एकदम से उतर गया और उसने उदासी से अपना सिर झुका लिया। कोई बात नहीं स्वामी, अगर आपका मन नहीं है तो रहने दीजिए। उसे ऐसे उदास देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने हिम्मत जुटाई, दांत भींचे और दुकान के अंदर चला गया। बजट तो बहुत कम था, इसलिए मैंने सबसे पतली वाली चांदी की एक चेन खरीदी। जब मैंने उसके गले में वो चेन पहनाई, तो वो किसी छोटी बच्ची की तरह चहक उठी। वो खुशी से झूमते हुए बोली, शुक्रिया स्वामी, ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। और इतना कहते ही उसने सबके सामने मुझे फिर से चूम लिया। दुकान पर काम करने वाली लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही थी। बोली, वाह, आप दोनों के बीच कितना प्यार है। मैंने मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, प्यार क्यों नहीं होगा भाई, यहाँ तो रिश्ता ही दूसरी दुनिया से जुड़ा है। घर पहुंचते ही मम्मी मुझे घसीटकर किचन में ले गई और दबी आवाज में पूछा, सच बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तो तेरी सैलरी भी नहीं आई है। मैंने चुपके से सच बता दिया। वो, मम्मी, मैंने क्रेडिट कार्ड से किस्त, ईएमआई पर ले लिया। मम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा, क्या जरूरत थी दिखावा करने की? वो लड़की तेरे पैसों की भूखी नहीं है। देख नहीं रहा वो तुझसे कितना सच्चा प्यार करती है? मैंने धीरे से बुदबुदाया, मम्मी, वो प्यार व्यार नहीं, वो तो बस मेरे पीछे पागल है।
मैंने जैसे ही मम्मी से कहा कि मम्मी, वो प्यार नहीं, वो तो सपनों में ही मुझे अपनी तरफ खींच लेती थी। तो मम्मी ने मुझे एक हल्का-सा थप्पड़ जड़ दिया। वो बोलीं, "क्या फालतू बातें कर रहा है? देख कितनी प्यारी लड़की है, सुंदर है, सुशील है और ऊपर से तुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। सच कहूँ तो तेरी तो लॉटरी लग गई है, समझा?" मैंने मन ही मन सोचा, "मम्मी, आपको क्या पता? आपने उसे बस मुस्कुराते देखा है। जिस दिन वो किसी को मेंढक बनाएगी ना, उस दिन समझ आएगा।" रात को मैं जिरी को मोबाइल चलाना सिखा रहा था। भाई, वो तो बहुत तेज निकली। उसने पलक झपकते ही सब सीख लिया। उसे सबसे ज्यादा मजा सेल्फी लेने में आ रहा था। वो मेरा हाथ खींचकर जबरदस्ती पोज बनवाने लगी। स्वामी, थोड़ा मुस्कुराइए ना। देखिए ये वाली फोटो कितनी अच्छी आई है। मैं इसे अपने फोन के वॉलपेपर पर लगाऊंगी। तभी वो अचानक रुक गई और बड़ी संजीदगी से मेरी आंखों में देखकर पूछने लगी, स्वामी, एक बात बताइए, आप कभी खुद से मुझे प्यार क्यों नहीं करते? कभी मुझे गले क्यों नहीं लगाते? उसकी बात सुनकर मेरा तो गला ही सूख गया। मैंने हकलाते हुए कहा, अरे! वो अब तुम अचानक ऐसा पूछोगी तो मैं क्या कहूँ? हम अभी एक दूसरे को ठीक से जानते ही कितना है। ये सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। वो दुखी होकर बोली, सपनों में तो आप बहुत प्यार दिखाते थे। क्या अब मुझे पा लेने के बाद मेरी कोई कद्र नहीं रही? भाई साहब, उसकी ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी सांसों की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। उसकी सांसों की वो हल्की सी खुशबू मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। हमारे होंठ बस मिलने ही वाले थे कि तभी अचानक छोटी मों के रोने की आवाज आ गई। अबे यार, ये चल क्या रहा है? मतलब हद पार हो गई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कहानी का मेन कैरेक्टर एएमसी कितना लकी है। उसकी वाइफ खुद मूव बना रही है, पर हमारे भाई साहब हैं कि भाव खा रहे हैं। और ऊपर से ये किस्मत देखो यार, कभी मम्मा आ जाती है, तो कभी बेटी टपक पड़ती है। मुझे तो पूरा यकीन है, जैसे ही सीन थोड़ा गर्म होगा, इनके फादर भी बीच में झंडा गाड़ने आ जाएंगे। अजीब मजाक है भाई। जब भी कुछ गपागप वाला सीन होने लगता है, तभी किसी ना किसी की एंट्री जरूर होनी होती है। और सबसे बड़ा दुख तो देखो, साला जब भी हमारे नीचे नेटवर्क आते हैं, तभी कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है। मूड का पूरा दही हो जाता है यार। यहाँ डूबते को तिनका क्या, साक्षात हीरा मिल रहा है, पर अपना एम सी तो जैसे पत्थर बन के बैठा है। भाई मैं तो साफ कहता हूँ, अपन तो ऐसे मौके पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ेंगे। मैं तो फुल रेडी हूं ब्रो। अपने हक का माल तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। अब तुम बताओ, तुम भी टूटोगे या बस हाथ मलते रह जाओगे? कि रोने की आवाज आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने डूबते को सहारा दे दिया हो। मैं झटके से पीछे हटा और बोला, अरे, बच्ची रो रही है, मैं जरा उसे देखता हूँ। चिरी ने बड़ी मायूसी भरी नजरों से मुझे देखा और धीमे से कहा, स्वामी, आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। मैंने अनसुना करने का नाटक किया और फटाफट बच्चे के पास भाग गया। सच तो यह था कि ऐसा नहीं था कि मैं उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि सच तो यह है कि वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद थी कि मुझे डर लगने लगा था। ये सब इतना सुंदर और सपने जैसा लग रहा था कि मुझे डर था कि कहीं मेरी आंख खुले और ये सब गायब ना हो जाए। बच्ची को सुलाने के बाद जब मैं वापस आया, तो देखा जेरी अभी भी मुंह फुलाए दीवार की तरफ करवट लेकर लेटी थी। वो मुझसे एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए हिम्मत जुटाई और बेड पर उसके पास जाकर लेट गया। मैंने पीछे से उसे धीरे से गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो जरी, मुझे बस इन सब चीजों की आदत डालने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, स्वामी, क्या आपको असलियत वाली जिरी पसंद नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं सपनों वाली जिरी के मुकाबले कम खूबसूरत हूं? मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम हकीकत में सपनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। बस ये सब इतना सच लग रहा है कि मैं थोड़ा घबरा गया हूं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और हैरानी से पूछा, डर कैसा? मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगी।
मैंने मन ही मन सोचा, भाई सपनों में तो तुमने मुझे खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर मुंह से बस इतना ही निकला, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे लायक हूं भी या नहीं। तुम इतनी बड़ी असुर सम्राट और मैं एक मामूली सा नौकरी पेशा इंसान। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। स्वामी, आपकी रूह इतनी ताकतवर और महान है कि आपको खुद अंदाजा नहीं है, वरना मैं आपको पहली नजर में ही क्यों चुनती। मैं तो एकदम सन्न रह गया। उसने आगे बताया, हजारों लाखों इंसानों के बीच आपकी रूह किसी सूरज की तरह चमक रही थी। मेरी नजर आप पर पड़ते ही ठहर गई। भाई साहब, ये सुनकर तो मेरी छाती चौड़ी हो गई। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मैं पैदाइशी ही इतना स्पेशल हूं। मैं अभी अपनी तारीफों के पुल बांध ही रहा था और हवा में उड़ रहा था कि तभी झिरी अचानक मेरे ऊपर झुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो स्वामी के पास कोई बहाना भी नहीं बचा है। रात बहुत छोटी है, तो क्या हमें अब। मेरा गला सूख गया। मैंने घबराते हुए धीरे से कहा, अरे, पर मम्मी पापा बगल वाले कमरे में ही हैं, वो सुन लेंगे। झिरी ने बस अपनी एक उंगली से हवा में इशारा किया और देखते ही देखते कमरे के चारों तरफ एक पारदर्शी दीवार सी बन गई। वो बड़े आत्मविश्वास से बोली, लीजिए, अब मैंने जादुई घेरा बना दिया है। अब बाहर किसी को एक शब्द भी सुनाई नहीं देगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने हकलाते हुए कहा, पर पर यह सब कायदे के खिलाफ है। ऐसे कैसे? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, वो मेरे और करीब आ गई। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और मेरे होठों पर अपने होंठ रखकर मेरी आगे की बात वहीं रोक दी। अब मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उसने जिस तरह से मुझे चुप कराया, उसके बाद मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने भी मन ही मन सोच लिया, चलो, जब बचना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर इस पल को जी ही लेते हैं। आखिर सपनों में भी तो यही सब होता था। बस डर इस बात का था कि कल सुबह ऑफिस जाने के लिए बिस्तर से उठ भी पाऊंगा या नहीं। अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। मेरी आंख तब खुली जब सूरज की रोशनी खिड़की से सीधा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं बुरी तरह सोता रह गया था। जैसे ही मैंने आंखें मली, देखा कि झिरी अपना सिर हाथ पर टिकाए बड़े प्यार से मुझे ही निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो पास आई और मेरे होठों पर एक हल्की सी चुंबन किस देते हुए बोली, स्वामी, शुभ प्रभात। उसे देखते ही मुझे बीती रात की सारी बातें याद आ गईं और मेरा चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया। वो अपनी उंगली से मेरे सीने पर छोटे छोटे गोले बनाते हुए शरारत से बोली, स्वामी, कल रात तो आप बहुत ज्यादा जोश में थे। सच कहूं तो सपनों से भी कहीं ज्यादा। मैंने झट से उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और घबराकर कहा, अरे, बस बस, अब और मत बोलो, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैंने झट से उसका मुंह दबा दिया और कहा, बस करो भाई, अब और मत बोलो। ये असुर रानी भी ना पता नहीं क्या क्या बोल देती है। वो हंसते हुए पीछे हट गई और बोली, स्वामी, आप तो फालतू में शर्मा रहे हैं। अब तो हमारा बच्चा भी हो गया है। मैंने एक लंबी सांस ली और बिस्तर से उठते हुए कहा, चलो चलो, अब उठना पड़ेगा, आज ऑफिस जाना है। तभी उसने पीछे से आकर मेरी कमर पकड़ ली और लाड़ जताते हुए बोली, क्या आज आप फिर से छुट्टी नहीं ले सकते? हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताइए ना। देखिए, छोटी मो भी अपने पापा को याद कर रही है। इतना कहते ही उसने पालने की तरफ इशारा किया और हमारी बेटी ने भी एकदम टाइम पर ऊ आंग करना शुरू कर दिया, जैसे वो भी अपनी मां की बात मान रही हो। उसे देखकर मेरा दिल तो पिघल गया, पर मैंने खुद पर काबू रखा और बोला, नहीं चिरी, आज तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आज भी छुट्टी ली, तो इस महीने की सैलरी। अगर आज फिर छुट्टी ली, तो मेरा फुल अटेंडेंस बोनस, पूरी हाजिरी का इनाम चला जाएगा। चिरी ने अपना सिर टेढ़ा किया और हैरानी से पूछा, कि अटेंडेंस बोनस क्या होता है? क्या ये कोई बहुत कीमती गहना है? मैंने शर्ट के बटन बंद करते हुए उसे समझाया, अरे नहीं, इसका मतलब है कि अगर मैं पूरे महीने एक भी छुट्टी ना करूं और टाइम पर ऑफिस पहुंचूं, तो मुझे 500 रुपये ज्यादा मिलेंगे। 500 का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। 500 रुपये, मतलब उससे तो बहुत सारी मिठाई वाली स्टिक, टोक्यो कैंडी, मलाई छाप आ सकती है। दरअसल
कल मैंने उसे मलाई चाप और मिठाई खिलाई थी, तब से वो उसकी दीवानी हो गई है। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम घर पर ही रहना और मम्मी के साथ मिलकर बच्ची का ध्यान रखना। उसने बहुत ही मासूमियत से सिर हिलाया और बोली, ठीक है स्वामी, आप जल्दी वापस आना। मैं और छोटी अम्मू आपका इंतजार करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल एकदम भर आया। पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और अपनेपन का एहसास हुआ। बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। घर से निकलने ही वाला था कि मम्मी ने मेरे हाथ में एक टिफिन थमा दिया और बोली, ये जरी ने तेरे लिए बड़े प्यार से बनाया है। ये अपनापन ऐसा था कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने हैरानी से उसे खोला तो देखा कि अंडों और सॉसेज से एक प्यारा सा दिल बना हुआ था और साथ में मेरी पसंद का खाना भी था। ये तुमने बनाया? मैंने जिरी की तरफ देखा। उसने बड़े गर्व से गर्दन उठाई और बोली, मम्मी से सीखा है। स्वामी को पसंद आया? मैंने जोर से सिर हिलाया। बहुत पसंद आया। ऑफिस में पूरा दिन मेरा मन काम में नहीं लगा। बस घर की उन दोनों शक्तियों के बारे में सोचता रहा। मेरे साथी मुझे छेड़ रहे थे, नील, आजकल बड़ा चमक रहा है। सारा दिन बस अकेले ही मुस्कुराता रहता है। मैंने अपना गाल सहलाया। क्या वाकई ऐसा है? जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, मैं रॉकेट की रफ्तार से घर की तरफ भागा। पहली बार समझ आया कि घर लौटने की बेताबी क्या होती है। दरवाजे पर पहुंचते ही खाने की खुशबू आ रही थी। अंदर गया तो देखा जिरी एप्रन पहने किचन में मम्मी की मदद कर रही थी और छोटी मो अपने पालने में मजे से खेल रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मेरे पापा, जो हमेशा कहते थे कि उन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं क्योंकि वो बहुत शोर मचाते हैं, वो उस वक्त हाथ में झुंझुना लिए मो को खिला रहे थे और कह रहे थे, बोलो बेटा, दादाजी, दादाजी। मुझे देखते ही जिरी की आंखें चमक उठी। स्वामी आ गए। वो दौड़कर आई और मेरा बैग पकड़ लिया, बिल्कुल एक संस्कारी पत्नी की तरह। मम्मी किचन से बाहर आई और बोली, नील जल्दी हाथ मुंह धोकर आ, आज का सारा खाना जिरी ने बनाया है। मैंने टेबल पर सजी डिशेस देखी और दंग रह गया। तुमने एक ही दिन में ये सब बनाना सीख लिया? जिरी ने शर्माते हुए सिर झुकाया और फुसफुसाकर बोली, सच कहूं तो थोड़ा जादू इस्तेमाल किया ताकि मम्मी की बातें जल्दी समझ आ जाएं। चलो भाई, चोरी तो थी पर काम की थी। खाते वक्त जिरी लगातार मेरी प्लेट भरती रही। स्वामी ये लीजिए, आप ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं। मम्मी प्यार से उसे देख रही थी। कितनी समझदार है हमारी जिरी। और कमाल देखिए, पापा ने भी पहली बार मुझे डांटने के बजाय जिरी से कहा। पापा ने मेरी तरफ देखने के बजाय सीधे जिरी से कहा, बेटा, नील का ख्याल रखना और इसे और भी बहुत कुछ सिखाना। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, देख ले, इतनी अच्छी बहू और कहाँ मिलेगी तुझे। मैं बस चुपचाप खाना खाता रहा, पर सच कहूं तो अंदर ही अंदर मैं फूला नहीं समा रहा था। खाने के बाद जब मैं बर्तन धोने के लिए किचन में गया तो जिरी भी मदद करने के लिए पीछे पीछे आ गई। वो चहकते हुए बोली, स्वामी, आज मैंने वॉशिंग मशीन चलाना भी सीख लिया और घर के सारे कपड़े भी धो दिए। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। तभी उसने अचानक पीछे से मुझे गले लगा लिया और धीरे से पूछा, तो क्या इसके लिए मुझे कोई इनाम मिलेगा? मेरे हाथ साबुन के झाग से भरे थे, इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ सका। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा बताओ, क्या इनाम चाहिए? वो लाड जताते हुए बोली, क्या आज रात आप मुझे बाहर घुमाने ले चलेंगे? मुझे इस दुनिया का नाइट मार्केट, रात का बाजार देखना है। मैंने तुरंत हाँ कर दी। बिल्कुल, चलो, मैं तुम्हें वहां का स्ट्रीट फूड भी खिलाऊंगा। रात को हम दोनों छोटी मो को उसके पालने वाले स्ट्रोलर में बिठाकर बाहर निकले। बाजार में काफी चहल पहल थी और हर तरफ रौनक थी। चिरी के लिए तो जैसे कोई नई दुनिया खुल गई थी। वो हर चीज को बड़े अचरज से देख रही थी। अचानक उसने एक तरफ इशारा किया और पूछो, स्वामी, वो चमकती हुई चीज क्या है? स्वामी, वो हवा में उड़ने वाला चमकता गोला, गुब्बारा। कितना सुंदर है। मैंने कहा, चलो खरीद लेते हैं। फिर उसकी नजर एक ठेले पर गई। स्वामी, ये क्या चीज है? इससे बहुत अजीब सी महक आ रही है। क्या ये खाने लायक है? मैंने हंसते हुए कहा, इसे तवा चाप या स्पेशल स्नैक समझो। चलो छक्कर देखो।
फिर उसकी नजर एक और दुकान पर पड़ी। स्वामी, वो चमकता हुआ हेयर पिन। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ हाँ ले लो। देखते ही देखते मेरे दोनों हाथ सामान से भर गए। चिरी ने सिर पर खरगोश के कानों वाला प्यारा सा हेयर बैंड लगा रखा था और हाथ में चाशनी से लिपटी हुई मिठाई, टोक्यो कैंडी, लिए मजे से खा रही थी। उसके पूरे मुंह पर चाशनी लगी थी। उसे देखकर मेरी हंसी नहीं रुकी। मैंने कहा, अरे धीरे खाओ, कहीं गिर ना जाओ। उसने बड़े प्यार से वो मिठाई मेरे मुंह के पास की और बोली, स्वामी, आप भी चखिए ना। मैंने उसके हाथ से ही एक टुकड़ा खाया, जो वाकई बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। उसने आंखों में चमक लाते हुए पूछा, कैसा है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत मीठा है। अब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उस मिठाई की बात कर रहा हूं या उसकी मुस्कान की। तभी हमारी नजर एक फोटो बूथ, फोटो खिंचवाने वाली मशीन पर पड़ी। उसने मेरा हाथ खींचा और अंदर ले गई। स्वामी, ये तो बिल्कुल जादू जैसा लग रहा है। इसमें हमारी तस्वीर कैद हो जाएगी। हम दोनों उस छोटे से डिब्बे जैसी मशीन में घुस गए। वो कभी जीभ चिढ़ाती, कभी पाउट बनाती और अजीब अजीब पौज देने लगी। मैंने भी उसका पूरा साथ दिया और जब मशीन से तस्वीरों का पूरा सेट बाहर आया, तो उसने उन्हें ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वो बड्डे गर्व से बोली, मैं ये तस्वीरें अपनी दुनिया, असुर लोक ले जाऊंगी और वहां के बुजुर्गों को दिखाऊंगी। उन्हें पता तो चले कि मेरे स्वामी कितने हैंडसम हैं। मैंने उसके बाल बिखेरते हुए मजाक में कहा, बद्दी खुदगर्ज हो भाई। पर सच तो यह था कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो रहा था। घर लौटते वक्त छोटी मो गहरी नींद में सो गई थी। झेरी बड्डे प्यार से उसे स्ट्रोलर में धक्का देते हुए अपनी दुनिया की कोई पुरानी लोरी गुनगुना रही थी। चांद की चांदनी उस पर पड़ी डी एच रही थी और वो इतनी हसीन लग रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने धीरे से कहा, झिरी, शुक्रिया जो तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक चली आई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने पूछा, क्या स्वामी को इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैं अचानक उनकी जिंदगी में आ गई? मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, सच तो यह है कि जब तुम नहीं थी तो मैं तुम्हें बहुत याद करता था। भले ही तब मुझे लगता था कि तुम बस एक सपना हो। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और फुसफुसाकर बोली, मैं भी आपको बहुत याद करती थी स्वामी, इसीलिए तो खुद को रोक नहीं पाई और आपके पास चली आई। सड़क की पीली रोशनी में हमारी परछाइयां बहुत लंबी दिख रही थी, बिल्कुल एक सच्चे और सुखी परिवार की तरह। हमारी छोटी सी दुनिया में खुशियां ही खुशियां थीं। जिरी तो इतनी जल्दी मॉडर्न बन गई कि मुझे खुद यकीन नहीं होता। अब तो उसे ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा चस्का लगा है कि रोज कोई ना कोई कुरियर वाला हमारे दरवाजे पर होता है। कभी मेरे लिए कपड़े, कभी छोटी मुंह के लिए खिलौने, तो कभी मम्मी पापा के लिए दवाइयां और हेल्थ सप्लीमेंट्स। पापा, जो पहले उसे शक की निगाह से देखते थे, अब तो उसके मुरीद हो गए हैं। वो मुझे डांटते हुए कहते हैं, जिरी को देख, कितनी समझदार है, कुछ सीख उससे। पता नहीं तू कब बड़ा होगा। मैं बस अपना सिर पकड़ लेता हूं और सोचता हूं, भाई, इस घर का सगा बेटा आखिर है कौन? संडे के दिन हम छोटी अम्मो को लेकर पार्क गए। जेरी ने वो ड्रेस पहनी थी जो मैंने उसे दिलाई थी। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो असुरों की रानी है। वो तो बस एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी मां लग रही थी। पार्क में कई लोग उसे पलट पलट कर देख रहे थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैं जलन के मारे उसके सामने आकर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना सके। वो मेरी हालत देखकर दबे पांव मुस्कुराई और बोली, क्या स्वामी को जलन, जेलसी हो रही है? मैंने बात घुमाते हुए कहा, नहीं तो, मुझे क्यों जलन होगी? तभी उसने अचानक अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर मुझे सबके सामने चूम लिया। घबराइए मत, मेरे दिल में तो सिर्फ स्वामी ही बसते हैं, उसने मेरे कान में धीरे से कहा। पास ही खड़े कुछ लड़कों ने सीटी बजाई, तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। पर सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। छोटी मो घास पर यहां वहां घुटनों के बल चल रही थी। झिरी ने चुपके से थोड़ा सा जादू चलाया, जिससे आसपास के फूल और भी गहरे रंग के हो गए और ढेर सारी तितलियां वहां मंडराने लगी। मो उन्हें देखकर खिलखिला उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी।
मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और ये यादें कैमरे में कैद कर ली, ताकि बड़ी होने पर उसे दिखा सकूं कि वो बचपन में कितनी क्यूट थी। जिरी ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया और धीरे से पूछा, स्वामी, क्या आपको ये जिंदगी पसंद आ रही है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत पसंद है। बस कभी-कभी डर लगता है कि कहीं अचानक मेरी आंख ना खुल जाए। उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया और यकीन दिलाते हुए बोली, ये सपना नहीं है स्वामी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सूरज की गुनगुनी धूप हम पर पड़ रही थी। सब कुछ कितना शांत और प्यारा था। चिरी को घर आए 1 महीना पूरा हो गया था। इसी खुशी में पापा ने लाल वाइन, रेड वाइन की एक बोतल निकाली और ऐलान किया कि आज से जिरी आधिकारिक तौर पर हमारे परिवार का हिस्सा है। जिरी इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रुआंसी आवाज में बोली, शुक्रिया ससुर जी, शुक्रिया सासू माँ, और शुक्रिया स्वामी। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी खुशी और इतना प्यार नहीं मिला। और कहते कहते वो वाकई रो पड़ी। मैंने तुरंत उसके आंसू पोंछे और कहा, पगली, अब से हर दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसी ही खुशियां होंगी। वो मुस्कुराई और लाड में बोली, तो स्वामी को मुझे हमेशा ऐसे ही लाड प्यार देना होगा। बिल्कुल, मैंने उसकी प्लेट में खाना डालते हुए कहा, पूरी जिंदगी तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगा। खाना खाने के बाद जिरी रहस्यमयी अंदाज में मुझे खींचकर कमरे में ले गई और बोली, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि वो मेरी कलाई पर कुछ बांध रही है। अब आंखें खोलिए। मैंने नीचे देखा तो मेरी कलाई पर एक हाथ से बुना हुआ ब्रेसलेट था, जिसमें लाल धागे के साथ एक चमकदार ब्लैक स्टोन, काला पत्थर पिरोया गया था। वो बड़ी संजीदगी से बोली, ये हमारे लोक का रक्षा कवच है, जो स्वामी को हर बला से बचाएगा। मैंने इसमें अपनी जादुई शक्ति डाली है। ये किसी भी साधारण ताबीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैंने भावुक होकर उसे गले लगा लिया और कहा, शुक्रिया जिरी, ये मुझे बहुत पसंद आया। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई और उसने पूछा, तो क्या इसके बदले मुझे कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा? मैंने मजाक में अपनी भौहें ऊपर की। अच्छा, क्या चाहिए? वो मेरे और करीब आई और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाकर बोली, मुझे स्वामी के साथ फिर से एक बार उन सपनों वाली दुनिया में जाना है। मैं अब भी उसे छेड़ने ही वाला था कि तभी मेज पर रखा मेरा मोबाइल जोर जोर से वाइब्रेट होने लगा। मैंने उठाकर देखा तो वो एक अनजान नंबर था, जिसका कंट्री कोड भी कुछ अजीब ही था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी और ठंडी आवाज आई, जिसमें एक अजीब सा खौफ था। असुर सम्राट, आपने यहां बहुत वक्त बिता लिया। अब वापस लौटने का समय आ गया है। पूरा असुर लोक आपका इंतजार कर रहा है। चिरी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखों की वो मासूमियत अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक खौफनाक रानी वाली तेजी आ गई। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। लगता है हमारी इस छोटी सी खुशहाल दुनिया को किसी की नजर लग गई है। अब क्या नील अपनी झिरी को रोक पाएगा? उसकी बातों ने मेरे कान गर्म कर दिए। मैंने शर्माते हुए कहा, अरे, अभी तो बच्ची भी यही है। छोटी मो ने भी ठीक उसी वक्त ऊंआ किया, जैसे वो भी हमारी बातों का विरोध कर रही हो। चिरी हंस पड़ी और उसे गोद में उठाकर बोली, ओ ले ले, मेरी मो कितनी समझदार है। देखो तुम्हारे पापा कैसे शर्मा रहे हैं। मैं बेबसी से उन दोनों माँ बेटी को देखता रहा, पर सच कहूं तो मेरा दिल खुशियों से लबालब भरा था। सोने से पहले जिरी मो को कहानी सुनाने लगी, पर यह कोई परियों की कहानी नहीं थी, बल्कि उसके असुर लोक की पुरानी कथाएं थीं। वो सुना रही थी, और फिर महान असुर रानी ने उस भयानक ड्रैगन को हराकर अपने सपनों के राजकुमार को ढूंढ लिया। वो बड़े ध्यान से सुन रही थी, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, चिरी, तुमने कहानी में कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला नहीं लगा दिया? उसने मेरी तरफ देखकर आंख मारी और बोली, अरे, ये बिल्कुल सच है। पत्तियां बुझने के बाद वो चुपके से मेरी बाहों में सिमट गई। उसने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? मैंने उसे और कसकर थाम लिया और कहा, हाँ, हमेशा। खिड़की के पर्दों से छनकर आती चांदनी उसके शांत चेहरे पर पड़ रही थी। वो सो चुकी थी और बेहद मासूम लग रही थी।
मैंने बहुत धीरे से उसके माथे को चूम लिया। वह बड़े हक से बोली, आखिर मेरी पसंद जो ठहरी। थोड़ी देर तक हम यूं ही मस्ती मजाक करते रहे। तभी मम्मी ने दरवाजा खटखटाया और बोली, नील, जिरी को लेकर बाजार जा। मौसम बदल रहा है, उसके लिए कुछ नए कपड़े ले आ। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन जिरी ने अपना सिर हिलाते हुए मना कर दिया। नहीं मम्मी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। स्वामी के लिए खरीदिए, उन्हें ऑफिस जाने के लिए कुछ अच्छे और शानदार कपड़ों की जरूरत है। मम्मी की आंखों में उसके लिए प्यार और बढ़ गया। कितनी समझदार बच्ची है। आखिरकार हम सब मिलकर मॉल चले ही गए। जिरी ने मेरे लिए एक बहुत ही महंगा सूट ब्लेजर चुना और बोली, स्वामी, आप इसमें बहुत हैंडसम लगेंगे। मैंने जैसे ही उसका प्राइस टैग देखा, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। अरे जिरी, ये बहुत महंगा है, रहने देते हैं। तभी उसने चुपके से मेरी तरफ देखकर कुछ जादू फूंका और फुसफुसाकर बोली, अब देखिए, इस पर भारी डिस्काउंट चल रहा है। मैंने गौर से देखा तो अचानक उस सूट की कीमत 70% कम होकर 30% पर आ गई थी। उसने बड़ी मासूमियत से आंख मारी और कहा, बस जादुई संसाधनों का सही इस्तेमाल किया है। मैं सोच में पड़ गया और बोला, देखो, हर चीज में जादू इस्तेमाल मत किया करो, इससे छोटी मोह पर गलत असर पड़ेगा। उसने जीभ चिढ़ाते हुए कहा, सॉरी स्वामी, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उसने वही महंगा सूट जिद करके मेरे लिए खरीद ही लिया। वो बोली, स्वामी जब इसे पहनकर चलेंगे तो, उसने बड़े प्यार से कहा, स्वामी जब इसे पहनकर चलेंगे तो बहुत ही जचेंगे। मुझे आपको ऐसे ही देखना पसंद है। खुद के लिए उसने सिर्फ एक सेल वाली सस्ती सी ड्रेस ली और बोली, हमें थोड़े पैसे बचाने चाहिए ताकि छोटी उम्मों के लिए अच्छा वाला मिल्क पाउडर और खिलौने ले सके। मेरा दिल भर आया भाई साहब। इतनी एडजस्ट करने वाली बीवी कहाँ मिलती है। वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी और समझदार बहू बन गई थी। घर लौटते वक्त रास्ते में मेरा एक ऑफिस का कलीग मिल गया। चिरी को देखते ही उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरानी से बोला, अरे नील, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने बड़े गर्व से झिरी के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं भाई, ये मेरी पत्नी है और ये हमारी प्यारी सी बेटी है। सहकर्मी तो जैसे सदमे में आ गया। ओह भाई, तूने तो बड़ा छुपा कर रखा सब कुछ। शादी कब कर ली? तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। मैं बस मुस्कुरा दिया और कहा, बस ज्यादा समय नहीं हुआ। जब वो चला गया तो जिरी ने धीरे से मुझसे पूछा, स्वामी, आपने उसे सच क्यों नहीं बताया कि मैं एक असुर हूं और हम सपनों में मिले थे? मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया और कहा, क्योंकि हमारी कहानी इतनी अनोखी है कि अगर मैं सच बता भी देता तो कोई यकीन नहीं करता। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा स्वामी, कुछ रात सिर्फ हमारे बीच ही अच्छे लगते हैं। बस स्वामी, मुझे कभी छोड़ना मत, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसके माथे को चूमते हुए यकीन दिलाया, कभी नहीं छिरी, कभी नहीं। रात को मैंने जिरी को मोबाइल पर गेम खेलना सिखाया। भाई साहब, उसका दिमाग तो सुपर कंप्यूटर से भी तेज निकला। उसने कुछ ही देर में मुझे गेम में बुरी तरह हरा दिया। वो चिढ़ाते हुए बोली, स्वामी, आप तो बड़े नूब, कच्चे खिलाड़ी निकले। मैंने हार मानते हुए विरोध किया। अरे, ये पक्का तुमने कोई हैक या चीटिंग की है? वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, बस थोड़ा सा जादू इस्तेमाल किया, वरना स्वामी को हराना इतना आसान थोड़े ही था। पालने में लेटी छोटी मो हमें देख देख कर जोर जोर से हाथ पांव मार रही थी और हंस रही थी, जैसे हमारा मजाक उड़ा रही हो। मैंने झेंपते हुए गेम कंट्रोलर नीचे रख दिया और कहा, जाओ, मैं नहीं खेल रहा, तुम तो सरासर ज्यादती कर रही हो। तभी वो करीब आई और शरारत से मुझे चूमते हुए बोली, अच्छा बाबा, सॉरी, अब स्वामी चाहे तो अपना बदला ले सकते हैं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने फुसफुसाकर कहा, अरे, बच्ची देख रही है। उसने बस एक चुटकी बजाई और कमरे में वही जादुई पर्दा तान दिया। लीजिए, अब उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। जरी, क्या तुम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल इन्हीं सब कामों के लिए करोगी? अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मेरी कमर और बदन में इतना दर्द था कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरे कलीग्स मुझे बड़े गौर से देख रहे थे
और उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि उनके मन में कुछ बहुत ही तूफानी सवाल चल रहे हैं। सहकर्मियों ने मजे लेते हुए पूछा, क्यों नील, आजकल बड़ी थकान दिख रही है, स्टेमिना कम हो गया है क्या? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं एकदम शांत दिखूं और बात घुमाते हुए कहा, अरे यार, वो बच्ची के साथ खेलते खेलते थक जाता हूं। पर मन ही मन मैं सोच रहा था, भाई, ये थकान किसी ऑफिस के ओवर टाइम से भी कहीं ज्यादा है। पर इस थकान में जो सुख है, वो कहीं और नहीं। ऑफिस से घर लौटते समय मैं जिरी के लिए उसका पसंदीदा चॉकलेट केक लेकर आया। मुझे देखते ही वो बच्चों की तरह उछल पड़ी और गले लगकर बोली, शुक्रिया स्वामी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मम्मी पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने बताया, आज जिरी ने भी तेरे लिए केक बनाने की कोशिश की थी। 3 बार तो पूरी तरह फेल हुई, पर चौथी बार में आखिरकार कामयाब हो गई। मेरी नजर किचन की तरफ गई, जहां अभी भी कुछ जले हुए केक के निशान बाकी थे। छिरी ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों केक बनाने में मेरा जादू भी काम नहीं आया। मेरा दिल भर आया। मैंने उसे करीब खींचकर कहा, कोई बात नहीं पगली, चलो अब हम साथ मिलकर केक बनाएंगे। उसकी आंखें चमक उठी। सच में? क्या आप मुझे सिखाएंगे? फिर हम दोनों किचन में घुस गए। केक बनाने के दौरान उसने शरारत में थोड़ा सा मैदा मेरे गाल पर लगा दिया। फिर क्या था, मैंने भी पलटवार किया। देखते ही देखते पूरा किचन सफेद पाउडर से भर गया। तभी मम्मी अंदर आई और हमारी हालत देखकर अपना सिर पकड़ लिया। तुम दोनों तो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे हो। अब ये गंदगी कौन साफ करेगा? आखिरकार केक तैयार हो गया। भले ही दिखने में वो किसी बड़े बेकरी जैसा नहीं था, लेकिन स्वाद में बहुत मीठा था। बिल्कुल हमारी जिंदगी के इन दिनों की तरह। सोने से पहले जिरी ने मुझे अपने फोन में कुछ वीडियो दिखाए। उसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पल थे। मेरा छोटी ओमो को खिलाना, जिरी का पहली बार खाना बनाना, हमारा बाजार में घूमना और हमारी ढेर सारी फैमिली सेल्फी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं ये सब सेव सेव करके रख रही हूं, ताकि जब मैं असुर लोक वापस जाऊं तब इन्हें देख सकूं। मैं एकदम सन्न रह गया। क्या तुम्हें वापस जाना है? उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, कभी कभी राजकाज के जरूरी काम निपटाने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूं कि बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैंने राहत की सांस ली। अरे यार, तुमने तो डरा ही दिया था। वो मेरी बाहों में और सिमट गई। क्यों? क्या स्वामी को मेरी याद आएगी? जाहिर है। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। जल्दी वापस आना, मैं और छोटी मो तुम्हारा इंतजार करेंगे। उसने चेहरा ऊपर उठाया और बड़ी मासूमियत से बोली, अगर स्वामी मुझे अभी एक प्यारा सा किस किस करेंगे तो मैं और भी जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, बड़ी लालची हो भाई, तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। और फिर मैंने झुककर उसे चूम लिया। उसने भी पूरी शिद्दत के साथ मेरा साथ दिया। ये पल इतने खूबसूरत थे कि ऐसा लगता था मानो वक्त यहीं ठहर जाए। रात गहरा गई थी और हम एक दूसरे की बाहों में चैन की नींद सो गए। चांदनी अभी भी उतनी ही नरम थी और दिल में बस यही एहसास था कि अभी तो बहुत लंबी जिंदगी बाकी है और ये खुशियां भी। दिन बीतते गए और अब छोटी अम्मो ने बोलना शुरू कर दिया था। उसका पहला शब्द था, दे दे पापा। ये सुनकर मैं इतना खुश हुआ कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने उसे गोद में उठाया और पूरे कमरे में गोल गोल घुमाया। चिरी को इस बात से थोड़ी जलन झेल सी होने लगी। वो मुंह फुलाकर बोली, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैंने उसे सिखाने में इतनी मेहनत की और उसने सबसे पहले पापा बोला। मैंने मजे लेते हुए मुंह को चूमा और कहा, क्योंकि पापा अपनी बिटिया को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? मुंह खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने मेरे पूरे चेहरे पर अपनी लार ड्रूल लगा दी। जिरी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और अपनी गाल की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो फिर स्वामी मुझे भी थोड़ा प्यार करें। मैंने हंसते हुए उसके गाल पर एक किस किया और कहा, बड़ी छोटा पैकेट, सी यू तंजी, जेलस हो तुम तो। तब जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। संडे के दिन हम मो को चिड़ियाघर, जू लेकर गए। जब उसने वहां बड़े से हाथी को देखा तो वो डर के मारे मेरे सीने से चिपक गई और तुतलाते हुए बोली, पापा, डल डर।
चिरी ने शरारत से हाथी की तरफ अपनी उंगली घुमाई और थोड़ा सा जादू किया। अचानक वो हाथी मजे में नाचने लगा। ये नजारा देखकर मो का डर गायब हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। आसपास खड़े लोग तो हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हाथी अचानक डिस्को क्यों करने लगा है। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, अरे ये हाथी तो लगता है समझदार हो गया है, या फिर इस पर कोई साया है। मैंने घबराकर झिरी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए ले गया। मैंने फुसफुसाकर डांटा, झिरी मैंने कहा था ना कि सबके सामने जादू मत किया करो। उसने मासूमियत से अपनी जीभ दांतों तले दबाई और बोली, पर देखिए ना स्वामी, हमारी बेटी कितनी खुश है। वाकई छोटी अम्मो इतनी खुश थी कि पूरे रास्ते वो हाथी की तरह डांस करने की नकल कर रही थी। उसके वो डगमगाते कदम और मासूमियत देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। शाम को जब हम घर पहुंचे तो मम्मी ने ढेर सारे पकवान बना रखे थे। मौका ही कुछ ऐसा था। आज हमारी मो ने पहली बार अपने पैरों पर चलना सीखा था। भले ही वो सिर्फ 2 कदम चली और फिर गिर गई, पर घर में ऐसा जश्न था जैसे हमारी कोई बड़ी लॉटरी निकल आई हो। पापा ने तो खुशी के मारे अपनी सालों से बचाकर रखी स्पेशल वाइन, महोली महंगी शराब निकाल ली। उन्होंने ऐलान किया, आज मेरी पोती के नाम पर जश्न होगा। जिरी ने पहली बार वो तेज शराब चखी तो उसकी खांसी छूट गई और आंखों में पानी आ गया। मैंने घबराकर उसे पानी दिया। अरे आराम से पियो, ये बहुत तेज है। पर उसने हाथ के इशारे से मुझे रोका और झूमते हुए बोली, नहीं नहीं, ये तो हमारी दुनिया की शराब से भी ज्यादा कड़क है, मुझे और चाहिए। नतीजा ये हुआ कि वो पूरी तरह टुल्ल हो गई। रात को उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, स्वामी चलिए ना, एक जाम और हो जाए। स्वामी, बस एक जाम और। मेरे लिए? वो पूरी तरह नशे में झूम रही थी। मैंने बेबसी से उसे संभालते हुए कहा, नहीं बाबा, अब और नहीं, बाकी कल पिएंगे। उसने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। तो फिर स्वामी मुझे एक किस करेंगे? मैंने हंसते हुए उसे चूमा और कहा, चलो अब चुपचाप सो जाओ। वो मेरे सीने से लग गई और सोते सोते धीरे से बुदबुदाई, स्वामी मैं बहुत खुश हूं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, मैं भी चिरी। अगले दिन सुबह उसे जबरदस्त सिर दर्द हो रहा था। मैंने उसके लिए नींबू शहद का काढ़ा, हंगओवर सूप बनाया। एक घूंट पीते ही उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। छे, ये तो उस शराब से भी ज्यादा कड़वा है, मुझे नहीं पीना। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, पी लो जिरी, इसे पीते ही सिर दर्द छू मंतर हो जाएगा। उसने जबरदस्ती पूरा कप खत्म किया और फिर मुंह पर लद गई। स्वामी के हाथ का दिया हुआ जहर भी मुझे मंजूर है। मैं खिलखिला उठा, अरे पगली, कुछ भी क्या बोलती हो। समय पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते छोटी अम्मो का पहला जन्मदिन आ गया। हमने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी। जरी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक ऐसा केक बनाया जो अंदर से चमक रहा था। उसने बताया, ये हमारे लोक की परंपरा है। इस जादुई केक को खाने से बच्चा हमेशा सेहतमंद रहता है और उसकी उम्र लंबी होती है। नन्ही मो को जैसे ही केक के सामने बिठाया, उसने अपने दोनों हाथों से केक को दबोच लिया और बड़े चाव से अपने मुंह में ठूंसने लगी। उसके पूरे चेहरे पर चमकता हुआ केक लगा था और वो, स्वामी इतनी देर क्यों हो गई? खाना 3 बार गर्म कर चुकी हूं। वह पुरानी सीढ़ियों के पास खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी गोद में नन्ही श्याओ मो मो गहरी नींद में सोई थी। चांद की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी एड़ रही थी, तो उसकी आंखों में वह पुरानी महारानी वाली कठोरता नहीं, बल्कि एक साधारण पत्नी की चिंता दिख रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे को थाम लिया। कहा था ना कि बाहर इंतजार मत किया करो, रात की हवा ठंडी है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और शरारत से बोली, मैं एक पूरी सल्तनत की मालकिन रही हूं। ये मामूली हवा मेरा क्या बिगाड़ देगी? फिक्र तो मुझे आपकी होती है। आप इन चंद सिक्कों के लिए दिन भर उस दफ्तर में खटते हैं। मेरा बस चले तो कल आपके उस खूसट बॉस को एक खरगोश बना दूं, ताकि वह कम से कम गाजर खाकर चुप तो रहे। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसका हाथ पकड़ाकर घर के अंदर ले गया। फिर वही बात, हमारी 3 शर्तों को मत भूलो, कोई जादू नहीं, जब तक बहुत जरूरी ना हो। उसने मासूमियत से अपना चेहरा बनाया।
याद है। वैसे माँ जी, सासू माँ, आज फिर उस बोलने वाले मफलर को ढूंढ रही थी। कह रही थी कि डर तो लगा था, पर कम से कम मफलर उन्हें पार्टी डीड हॉर्स की गॉसिप तो सुना देता था। क्या मैं कल उनके लिए एक बोलने वाला चाय का कप बना दूं? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे टोकते हुए कहा। कंजूस! उसने धीरे से फुसफुसाया और फिर हंसते हुए मेरे कंधे पर सिर रख दिया। अंदर टेबल पर गर्मा गर्म खाना सजा था। उस साधारण से घर की खुशबू और शांति को देखकर मुझे महसूस हुआ कि भले ही उसकी मैजिक रिंग वाली दुनिया में काले आलीशान महल रहे हों, लेकिन उसे असली सुकून शायद इसी छोटे से घर की सादगी में मिल रहा है। क्या आप कहानी में आगे कुछ नया जोड़ना चाहते हैं? जैसे उसके पुराने महल से कोई उसे वापस बुलाने आ जाए, या फिर उसके जादू की वजह से घर में कोई और मजेदार मुसीबत खड़ी हो जाए? फिर मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा। मैंने अपना बढ़ा हुआ पेट देखते हुए मजाक में कहा। जीली जीली ने अपनी जादुई चमक वाली आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात? अगर तुम नहीं उठा पाए तो मैं अपनी एक उंगली से तुम्हें हवा में उठा लूंगी। आखिर मैं महारानी हूं, याद है ना? अरे नहीं बाबा, फिर से जादू नहीं। मैंने हार मानते हुए हाथ जोड़ते। मैं कसरत कर लूंगा, पर मुझे हवा में मत लटकाना। पास ही खड़ी छोटी मो, लिटिल मो, ये देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी और मेरे पैरों से लिपट गई। पापा गोल मटोल, पापा टेडी बेयर। मेरे माता पिता भी ये नजारा देखकर हंस पड़ते। माँ रसोई से आवाज देते हुए बोली, अरे इसे बोलने दे। बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि कोई भी अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। तू भाग्यशाली है कि तुझे ऐसी पत्नी मिली है जो तेरे नखरे भी सहती है और घर भी संभालती है। रात को जब सब सो गए तो हम दोनों बालकनी में खौडी दियाते थे। चांद की रोशनी में जीली थोड़ी शांत लग रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, जानते हो, उस काले महल में हजारों सेवक थे। हर सुख सुविधा थी, लेकिन वहां कभी ऐसी भूख नहीं लगी जो तुम्हारे घर के इस सादे खाने से मिटती है। वहां डर था, यहां अधिकार है। मैंने उसे करीब खींचते हुए पूछा, क्या तुम्हें कभी उस पुरानी दुनिया की याद नहीं आती? उसने मेरी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, आती है। जब तुम मुझ पर गुस्सा करते हो, तब मन करता है कि तुम्हें अपनी कैद में ले जाऊं। लेकिन फिर छोटी मोह की आवाज सुनाई देती है और मुझे लगता है कि मेरी असली सल्तनत तो अब यही छोटा सा कमरा है। दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी। लोगों का कहना था कि यहाँ के केक और पेस्ट्री खाने के बाद सारा तनाव गायब हो जाता है। मुझे पता था कि यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसके उन छोटे छोटे गुप्त मंत्रों का कमाल है जो वह ओवन में ट्रे रखते समय बुदबुदाती थी। एक शाम जब बिड्डोशिक कम हुई तो मैंने उसे काउंटर पर मुस्कुराते हुए देखा। वह अपनी जादुई उंगलियों से क्रीम को ऐसे सजा रही थी जैसे कोई कलाकृति बना रही हो। थक तो नहीं गई? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसने अपनी आंखों की एक खास चमक के साथ मेरी ओर देखा। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, उस काले महल में लोग मेरे सामने डर से झुकते थे, लेकिन यहाँ जब कोई बच्चा मेरा बनाया हुआ डोनट खाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मम्मी ये तो जन्नत है कहता है, तो मुझे लगता है कि असली ताकत डराने में नहीं, खुशियां बांटने में है। स्वामी, देखिए आज फिर सारा स्टॉक बिक गया। मैं उसे प्यार से चूमते हुए कहता हूँ, मेरी बीवी वाकई कमाल है। जब हमारी छोटी मो 5 साल की हुई, तब जिरी दोबारा मां बनने वाली थी। हम सब बहुत खुश थे कि अब मो को छोटा भाई या बहन मिलने वाली है। जिरी के लिए यह वक्त थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टियां ले ली ताकि उसका ख्याल रख सकूं। मैंने उससे कहा, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? उसने अपना सिर हिलाया और बोली, स्वामी के बच्चों की मां बनने में कोई कष्ट नहीं, सिर्फ खुशी है। इस बार मैं हर पल उसके साथ था। उसका पेट धीरे धीरे बड़ा होते देखना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमारा दूसरा बच्चा एक लड़का हुआ जिसका नाम हमने नील छोटा लिन श्याओयान रखा। उसके सीने पर आग की लपट जैसा एक निशान था। जेरी ने समझाया कि यह असुर लोक के राजकुमारों की पहचान है। बड़ी बहन मो को अपना छोटा भाई जान से भी प्यारा है। वो सारा दिन उसके पालने के इर्द गिर्द घूमती रहती है और कहती है, मेरा भाई कितना प्यारा है। हम दोनों बस मुस्कुराते हुए उन्हें देखते रहते हैं।
इस प्यारे से सफर का अंत भी कितना खूबसूरत और मुकम्मल है। लीजिए भाई, कहानी का आखिरी हिस्सा एकदम दिल को छू लेने वाले अंदाज में उन दोनों भाई बहन को साथ खेलते देख ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पूरी हो गई हो। अब घर में पहले से कहीं ज्यादा रौनक रहती है। मो स्कूल जाने लगी है और छोटा यान अब डगमगाते कदमों से चलना सीख रहा है। झिरी की मिठाइयों की दुकान अब काफी बड़ी हो गई है और ऑफिस में मेरा भी प्रमोशन हो गया है। हर वीकेंड हम सब साथ घूमने निकलते हैं और ढेरों तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये खुशियां किसी मीठे केक की तरह हैं जिससे कभी मन ही नहीं भरता। रात को दोनों बच्चों को सुलाने के बाद झिरी मेरे सीने से लगकर धीरे से बोली, स्वामी, आपका शुक्रिया जो उस दिन आपने मुझे खुद से दूर नहीं किया और मुझे अपनाया। मैंने उसे और कसकर थाम लिया और कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, जो तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक चली आई। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अगले जन्म में भी मैं आपको ढूंढते हुए जरूर आऊंगी। मैंने उसके माथे को चूमा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, वादा रहा। खिड़की के बाहर चांदनी बड़ी नरम और सुकून भरी है। कमरे के अंदर सन्नाटा है, पर दिल खुशियों से भरा हुआ है। मेरी असुर रानी, पत्नी, मेरे दो प्यारे बच्चे और ये ढेर सारा प्यार, वाकई ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी का सबसे खूबसूरत अंत है।